न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। क्योंकि सर वो तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसे तो सर अभी तो किताब पढ़ा भी नहीं है सर ढंग से। पढ़ने के बाद फेल होता है, उसके लिए सर मैं दो बात अलग कहना चाहूंगा। तो टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों भर ठिठकी। अब सर रोना आता है जब फेल होता है सर, कोई भी हो, पढ़ने के बाद यदि फेल हो तो सर तकलीफ होती है, दोबारा से सर तैयार होना पड़ता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। ये पोथी है सर। जी सर, ये ग्रंथ है सर। इसको पढ़ लिया तो सर ये प्राचीन तो पार है सर। जी, स्वागत है आप सभी जी का सर। स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर साल उन टॉपर्स को आपके साथ मिलाते हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया या फिर नेट क्वालीफाई किया, ताकि आप उनसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएँ, उनकी बुक लिस्ट को आप देख पाएँ कि उन्होंने किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है एक ऐसे ही स्टूडेंट को आपके साथ मिलाते हुए जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में जेआरएफ क्वालीफाई किया। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। अविनाश यादव, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। थैंक्स सर, आपने इनवाइट किया सर अपने चैनल पर मुझे। अविनाश, जी अपने सर। बारे में बताइए, आप कहाँ से हो और आपने ये तैयारी कैसे की? सर मैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। मैं सर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था सर जनवरी 2010 में। उसके बाद जॉब के साथ साथ सर टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सर मैंने स्टडी करी है। अविनाश, आपको हमारी तरफ से और हमारे जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो अभी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेंगे, जो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, उनकी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए। थैंक्स सर। धन्यवाद सर। अविनाश, आपने इस पूरे एग्ज़ाम को 3 अटेम्प्ट में दिया है, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि पहले प्रयास में आप जैसे बता रहे थे कि आपका नहीं हुआ, दूसरे में भी आपने कोशिश की, तो आपका नहीं हुआ, तीसरे प्रयास में आपने जाके जेआरएफ क्वालीफाई किया। जैसे ही आपको एग्ज़ाम के बारे में पता लगा कि आपका नेट हो गया या फिर जेआरएफ हो गया, तो वो पहला रिएक्शन क्या था? सर मेरे को तो विश्वास नहीं था कि मेरा जेआरएफ हो जाएगा। ये तो था कि क्या पता नेट हो जाए, लेकिन हाँ जेआरएफ का नहीं था कि जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सर एकदम से शौक लगा कि हाँ ये खुशी का कि ये क्या हो गया। जेआरएफ हो गया, जेआरएफ का सोचा भी नहीं। तो ये तो है, जिन्होंने अपनी हार्ड वर्क किया होता है ना, उनको जब ऐसी अचीवमेंट पता लगती है, तो फिर एक्साइटमेंट तो खुशी तो होती है ना? ये सब में होती है। तो ऑब्वियस है कि आपने इसको किसके साथ शेयर किया था कि मेरा जेआरएफ हो गया? घर पे सभी होते हैं ना, कोई अपने सदस्य, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं कि आपके अंदर कैलिबर है, आप ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हो। तो ऐसी प्रेरणा भी कोई ना कोई रही होगी। हाँ सर, मेरी वाइफ सर घर पे ही थी, तो मैं जैसे ही देखा ये जेआरएफ हो गया हिस्ट्री से, तो सर सब शौक रह गए कि ये जेआरएफ ही हो गया। नेट हुआ भी नहीं कभी और सीधा जेआरएफ हो गया। तो एकदम से सर खुशी का क्षण था सर। अच्छा अविनाश, जैसे कि मुझे अभी आपने बताया कि आप दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भी हो और जेआरएफ क्वालीफाई जी। जो आपने किया है, वैसे आप जेआरएफ का बेनिफिट तो नहीं ले पाओगे, जैसे कि जो रूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको एक ही मिलती है बेनिफिट। या तो आप फेलोशिप ले लें या फिर आप जॉब से जो आप सैलरी ले रहे हैं, उसकी हेल्प से आप आगे अपनी पीएचडी या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। तो इसका तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किया। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या था? जब जेआरएफ क्वालीफाई किया तो आपके टोटल कितने परसेंटाइल मार्क्स बने थे? सर मेरे 99.56 परसेंटाइल मार्क्स बने थे सर टोटल। अच्छा, अविनाश, आपने क्या कैलकुलेट किए थे कि आपके दोनों पेपर को मिला के कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे? कैलकुलेट नंबर तो सर मैंने किए तो थे, लेकिन मेरे दिमाग में स्लिप हो गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो परसेंटाइल याद है सर अच्छी चलिए, तरह। फिर भी परसेंटाइल बहुत है, क्योंकि हम यहाँ से ये अंदाज़ा लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, ताकि जो नया बच्चा है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है, उसको मोटा-मोटा आइडिया हो जाए कि उसको पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं और पेपर 2 में कितने ठीक करने हैं। अविनाश, जैसा कि मुझे आपने बताया कि आप दिल्ली पुलिस में एज़ ए हेड कांस्टेबल ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो जॉब के रहते हुए जी मुझे सर। पता है कि ये बेल्ट वाली जो नौकरी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रह के करनी पड़ती है और उसमें टाइम भी इतना नहीं मिलता। लेकिन आपने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया था? जॉब के दौरान आपने जेआरएफ क्वालीफाई किया, 3 बार एग्ज़ाम दिया। किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की थी? सर मैं जेआरएफ से पहले सर मैंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी थी सर, लेकिन किसी कारणवश सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद सर मैं हताश हो गया था।
लेकिन सर फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना, क्या पता वहां किस्मत नहीं ले जाने चाह रही, ऊपर वाला नहीं चाह रहा कि उस लाइन में जाऊं। तो फिर उसके बाद सर मैंने अपनी फील्ड चेंज करने की सोची सर। उसके बाद मैंने ये हिस्ट्री पढ़ा सर मैं उसके बाद। तो सर उसके बाद 2 साल लग गए सर मेरे को ये पढ़ते पढ़ते। बहुत बढ़िया। फिर उसके भी बाद सर मेरा ये जॉब रिजल्ट के आया। दौरान एग्ज़ाम के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार हमें एक ना सैटिस्फैक्शन की भावना आ जाती है, जब हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाए, जब हम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएँ, तो ये भावना रहती है कि क्या करना आगे पढ़ के, और सब कुछ सब चल रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहना, ये एक शौक जब तक नहीं होता तब तक ये अचीवमेंट नहीं हासिल होती। तो बहुत बढ़िया, आपको पढ़ने का शौक है, इसीलिए आप जेआरएफ तक पहुँचे हो। तो हमें एक-एक करके बताइएगा कि आपने पेपर 1 के लिए कैसे तैयारी शुरू की थी? आपको पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं, उन 10 यूनिट को अलग-अलग तैयार करना पड़ता है। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम करते हैं, तो टीचिंग, रिसर्च वगैरह तो हमें कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। मतलब फ्रेशर होते हैं, तो हमें ये पहली बार देखने को मिलता है कि टीचिंग भी होती है, रिसर्च भी ऐसे होती है। तो इन सारे सेक्शन की आपने तैयारी कैसे की? फर्स्ट पेपर में सर एक तो रीजनिंग आती है सर मेरी। सर मैं मैथ से पीएससी कर रखी है सर मैंने। सर मैंने तलवीर सिंह के सर वीडियो देखी थी। और फर्स्ट पेपर के लिए सर मैं केवीएस मदान और तलवीर सिंह की वीडियो और अरिहंत के सर प्रैक्टिस सेट ये किए थे सर मैंने। लेकिन तलवीर सर की वीडियो से मेरे को ज्यादा बेनिफिट हुआ है सर। क्या आपको लगता है कि पेपर 1 के लिए आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, कई बच्चे ऐसे हैं, वो स्टार्टिंग में कहते हैं कि सर हमारे बस की बात नहीं है, हम टीचिंग रिसर्च वगैरह हमारे समझ से परे है, हमें कोचिंग लेनी चाहिए। क्या आपके अकॉर्डिंगली इसके लिए कोचिंग ज़रूरी है, या फिर एक बच्चा जो न्यू कमर है, सेल्फ स्टडी से कर सकता है? सर मैंने तो सेल्फ स्टडी से सर फर्स्ट पेपर के लिए किया है सर। मेरे को तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई सर। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कोचिंग वगैरह ज्यादा करनी चाहिए। जैसे आप बता रहे थे कि आपने बीएससी किया है, बीएससी के बाद आपने फिर से हिस्ट्री में मास्टर्स किया, उसके बाद आपने नेट को क्वालीफाई किया। अब आगे क्या प्लान है आपकी? हाँ सर मैंने साइंस से बीएससी किया है सर। उसके बाद सर फिर मैंने दोबारा बीए किया हिस्ट्री से। फिर सर मैंने एमए किया सर हिस्ट्री से। अभी तो सर फिलहाल तो ये सर ये हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। आगे सर आप कह रहे थे सर, आपने कहा था कि पीसीएस वगैरह में भी ट्राई करना चाहिए। तो सर मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा सर। ज़रूर, ज़रूर। देखो, जॉब के दौरान पढ़ाई अक्सर छूट जाती है। आप फिर से भी पढ़ रहे हो लगातार। तो जो पढ़ने वाली जो आपके अंदर हॉबी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप पीसीएस करो, यूपीएससी में भी आगे अपना ट्राई करके तो देखो। कई बार ऐसा होता है ना, दिल में रह जाता है कि काश हम एक बार अटेम्प्ट देके देखते, शायद कहीं हमारा यहाँ भी हो जाता। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें भी आपको थोड़े पॉइंट से ही आप रह गए थे। तो अभी नेट की बात करते हैं, तो ये जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा, काफ़ी लेंदी है। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, उनको लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे? आपके अकॉर्डिंगली जो 3 सेक्शन हैं, प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल, इन तीनों सेक्शन को किस तरीके से एक न्यू कमर को, न्यू बच्चा जो एग्ज़ाम देने वाला है, उसको किस तरीके से इसको प्लान करना चाहिए? मेरे अनुसार तो सर ये है कि जैसे कि जो भी बच्चा जो नेट वगैरह के लिए क्वालिफाई करता है तो उनका बेस मजबूत रहता है सर। तो बीए भी बढ़िया करके आते हैं और एमए भी सर बढ़िया करते हैं। मैंने तो सर डिस्टेंस से किया है बीए भी और एमए भी। लेकिन सर मैंने दोनों फर्स्ट डिवीजन से किए हैं, बीए एमए और बीएससी तीनों मैंने फर्स्ट डिवीजन से किए हैं सर। यदि ये सोच रहे हैं कि मैं नेट नेट क्वालिफाई जेआरएफ करूं तो उसके लिए सर आपको अपना बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर बेस सर ये एग्जाम क्लियर आपका नहीं होगा। बेस से क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि उनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? मेरा सर जैसे इसमें ज्यादा बेस बढ़िया नहीं था तो मैं आपको इससे ब्रीफ में बताता हूँ कि मैंने सर पहले इसकी वीडियो भी देखी है और एनसीईआरटी पढ़ी है सर, और ओल्ड एनसीईआरटी विशेष तौर पर। ओल्ड एनसीईआरटी का सर ज्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद फिर सर अपन बुक पे आते हैं, जो भी ऑथेंटिक बुक है मार्केट में सर उन पे अपन उसके बाद आते हैं। पहले तो अपना बेस सर इनसे बनाना पड़ेगा। तो जो एक प्राचीन काल है, इसके लिए कौन-सी ऐसी बुक है जिसको आपने फ़ॉलो किया? या फिर अभी जो मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, जो कंटेंट कंप्लीट करती हैं, जो हिस्ट्री के प्राचीन काल के जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें मिल जाते हैं? ऐसी कोई बुक आपकी नज़र में हो, या फिर जो बुक आप पढ़ रहे थे, आप हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए। सर मैं केसी श्रीवास्तव की पढ़ी है सर। वो मोटी है सर, काफी काफी मोटी है सर। लेकिन ठीक है सर, पढ़ने लायक है सर। लेकिन सर उसके बाद यदि आप चाहते हो कि पूरा गहनता से, तो उसके बाद तो सर यही करना, ये पढ़नी पड़ेगी सर। ये पप्पू सिंह प्रजापति की ये बुक। पोथी है सर। जी सर, ये ग्रंथ है सर।
ठीक इसको है। पढ़ लिया तो सर ये प्राचीन तो पार है सर। बिल्कुल, यानी कि सर एक लेकिन तो मेरे ये केसी आ, श्रीवास्तव और पप्पू सिंह प्रजापत की 2 बुक्स आपने पढ़ी हैं, प्राचीन काल के लिए। केसी श्रीवास्तव तो सर एक दो बार में आपके समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसको तो पप्पू सिंह प्रजापत को तो सर आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत वाली को कह रहा हूँ मैं स्पेशल। देखो, जो पप्पू सिंह बच्चे प्रजापत की जो प्राचीन भारत वाली को। प्राचीन काल की इतनी मोटी बुक देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। तो इसके क्या नोट्स बनाने चाहिए हाँ या फिर सर। ये ऐसे पढ़ने में समझ आती है? मैंने तो पढ़ी है केसी श्रीवास्तव, मैं तो बच्चों को कहता हूँ आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ो अच्छे से, अगर आपने सचमुच जेआरएफ लेना है तो। के, क्योंकि थोड़ा समय तो लगता है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट उसमें से सारे क्लियर हो जाते हैं। केसी श्रीवास्तव तो सर हो जाती है, समझ में आ जाती है सर, ज्यादा दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को मेरे ख्याल से। जो टाइम तो लगेगा आपका, लेकिन सर ये जो पप्पू सिंह प्रजापत वाली जो किताब है, इसमें सर अलग अलग फैक्ट्स हर किताबों से, मतलब ये सर काफी काफी डीप डेप्थ में है सर, काफी डेप्थ में। प्राचीन काल के ये बुक्स और राइटर्स के क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से हैंडल किया था? सर ये जो मैं आपको बताइए सर, ये किताब पप्पू सिंह प्रजापत, इसमें सर सारा मटेरियल उपलब्ध है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ना तो केसी श्रीवास्तव पढ़ने की जरूरत है, ना कोई अन्य जो छोटी मोटी जो भी किताब है वो पढ़ने की जरूरत है। इसमें सब मतलब इतना ज्यादा है, उसमें सर आपको सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, कई फालतू भी चीजें हैं सर इसमें ज्यादा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ कौन से काम की चीजें हैं इसमें एक्स्ट्रा है। अविनाश, मध्यकाल के लिए किस तरीके से एक नए स्टूडेंट को अप्रोच करनी चाहिए? मध्यकाल के लिए सर मैंने हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ी थी सर। ये ज्यादा डेप्थ में तो सर नहीं है, लेकिन हाँ मटेरियल काफी है। आपको काम की चीजें किसी एक आध पेज में, एक दो पेज में सर ऐसे मिलेगी जो आपको। मैं तो सर ये किया था, जो जो मेरे को अलग अलग किताबें पढ़ता था, जो भी मेरे को काम की चीज आती मैं अपना वो या तो अंडरलाइन करता या फिर अपने अलग नोट्स वगैरह डालता था सर। क्योंकि सर इसमें बहुत ज्यादा काम की चीजें आपको नहीं लगेगी, आप पढ़ोगे जब काम की चीज जो जो मिलेगी सर वो नोट्स डाउन करते जाओ या फिर आप हाईलाइटर देख के बैठो। एक दो बार पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा सर इसमें टाइम नहीं लगेगा। अच्छा अविनाश, जैसे ये तो बुक काफ़ी बल्की है, इसको पढ़ना कई बार हमारे पास समय ही नहीं उतना होता। इसके अलावा आपकी नज़र में कोई ऐसा रिसोर्सेज़ है जो मध्यकाल के कंटेंट को कवर करता हो? इनके अलावा जैसे सतीश चंद्रा है और सौरभ चौबे है, पप्पू सिंह प्रजापत जी की भी बुक्स अभी आ चुकी हैं। हाँ सर, ये पप्पू सिंह प्रजापत वाली सर मैंने दोनों ये किताबें ये भी पढ़ी है। ये सर उसके तुलना में आसान है, जो प्राचीन भारत की इनकी जो किताब है उनकी तुलना में ये आसान है, उतनी नहीं है सर। आधुनिक भारत के एक लिए बार तो आपने पढ़नी कौन-कौन पड़ेगी सी सर। बुक्स को पढ़ा था? आधुनिक भारत के लिए सर मैंने मुख्यतः तो सर मैंने ये नोट्स वगैरह आधुनिक भारत के बनाए सर। आधुनिक भारत में सर सेलेक्टेड चीजें आती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का हर बार सर जिक्र होता ही होता है, अंबेडकर जी का ये हो गया। ऐसे सर ये सिलेक्टेड टॉपिक दो चार तो यूजीसी के फेवरेट है ही सर। आधुनिक भारत का सर मैंने प्रैक्टिस सेट इसके आधुनिक भारत की ये अरविंद भास्कर जी का है, ये भी सर काफी बढ़िया है। एस चंद वाली जो किताब है, बीएल ग्रोवर वाली, इसमें सर खाली वायसराय का इनका गवर्नर जनरल का इनका ही जिक्र है ज्यादा। इनके लिए ये किताब बेस्ट है आधुनिक भारत के लिए सर। आजादी के बाद का ये भारत है, इसमें सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ये मैं नहीं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा जो नेट की कर रहा है इसको पढ़े। इसमें ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते सर। यानी कि आज़ादी के बाद के क्वेश्चंस कम आते हैं, ये तो हमने भी देखा है। और इसके साथ-साथ एक दो जी दो सर। सेक्शन इम्पोर्टेंट है जिनके ऊपर हमारा अक्सर फ़ोकस रहता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं या फिर बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं कि आपने ये वाले पढ़ने। एक तो होता है आर्ट एंड कल्चर जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन या तो मध्यकाल से आते हैं या फिर प्राचीन भारत से भी आ जाते हैं। ज़्यादा करके मध्यकाल से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अक्सर पूछे जाते हैं। और दूसरा है एक हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन, इतिहास लेखन जिसको हम कहते हैं। उस सेक्शन से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आपने इन दोनों सेक्शन को किस तरीके से पढ़ा था? कोई बुक ली थी इसके लिए एक्स्ट्रा या फिर इन्हीं में से आपका कवर हो गया था? स्टीरियोग्राफी के लिए सर ये MHI 03 ये भी सर ठीक है। और सर इसके लिए मैं मुख्यतः सर वीडियो देखता था, स्टीरियोग्राफी के लिए अन अकेडमी पर वीडियो देखता था मैं। अमित सर के, उनके सर वीडियो मैंने देखे हैं, उनके सर काफी बढ़िया बता रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अविनाश, आपने 2 फेलियर अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट में आपको थोड़ी-सी विफलता देखने को मिली। उन दोनों अटेम्प्ट में से आपने क्या सीखा? किस तरीके से बाद में इम्प्रूव किया कि वो गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करूँगा? ऐसी कौन-सी थी गलतियाँ जो आपसे हो जाती थी? सर मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था सर, उसमें तो मेरी तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं थी। सेकंड में सर तैयारी पूरी थी, लेकिन सर वो नहीं हो पाया। सर वो दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके, यदि आपका दिन सही है तो सर क्वेश्चन दो चार आपके सही हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएगा सर। आपने मेहनत कर रखी है, यदि दिन सही नहीं है आपको सर अलग रो में बैठना पड़ेगा।
एक जो नया एस्पिरेंट्स है उसको किस तरीके से अभी अपनी अप्रोच को डेवलप करना चाहिए? सर जो पहली बार दे रहा है उसके लिए तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, उन्हें तो यही सोचना चाहिए, ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। क्योंकि सर वो तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसे तो सर अभी तो किताब पढ़ा भी नहीं है सर ढंग से। पढ़ने के बाद फेल होता है, उसके लिए सर मैं दो बात अलग कहना चाहूंगा। तो टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों भर टिटकी। अब सर रोना आता है जब फेल होता है सर, कोई भी हो पढ़ने के बाद यदि फेल हो तो सर तकलीफ होती है, दोबारा से सर तैयार होना पड़ता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। अच्छा लगा। जी एक सर। दिल्ली पुलिस का जी एक सर। हेड कांस्टेबल जिसके अंदर इतनी प्रतिभा है, पढ़ाई की तो है ही, साथ में कविताएँ, अपने आप को अंदर से मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी न किसी बड़ी पर्सनैलिटी को आप फ़ॉलो करते हैं, उनकी कविताएँ सुनते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, तो ऑटोमैटिकली अपने अंदर से मोटिवेशन आने लग जाती है। अपने आप को खुद से मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरों से तो मोटिवेशन हम अक्सर लेते ही हैं, लेकिन खुद से अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो ही लगातार आपको आपके टारगेट तक लेके जाती है। इनके लिए एक लाइक बनता है और एक बहुत अच्छा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखो, जब हम कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो अक्सर हमारे अंदर ये होता है कि कोई न कोई हमें विश करे, कोई न कोई हमें कहे कि वाह! आपने बहुत अच्छा किया। आज आप इनको विश करोगे, इनको नीचे कांग्रेचुलेशन लिखोगे, तो कल जब आप जेआरएफ क्वालीफाई करोगे तो आपको भी विशेस मिलेंगी। ठीक है? तो आप इनके लिए एक अच्छी-सी विश कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और यदि आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अविनाश, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में, हम काफ़ी दिन से आपसे ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात हो जाए और आप जॉब भी कर रहे हो, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला और बहुत मेहनत की आपने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए। आप जीवन में बहुत आगे जाएँ, तो हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे सुन रहे हैं, उनको यदि कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए। सर जो स्टूडेंट सुन रहे हो सर, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो सर जी जान से मेहनत करनी चाहिए। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो पूरे जोश के साथ करनी चाहिए। सर मैं पहले क्रिकेट खेलता था, तो मेरा सर सुबह से स्टार्टिंग होती थी और मेरा रात वही ग्राउंड में होती थी। तो मैं जो भी काम करता हूँ पूरी डेडिकेशन के साथ करता हूँ। तो जो भी काम करो आप, जो भी काम करो, जो भी काम करो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करो। मैं यही कहना चाहूंगा सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे स्टूडेंट्स को और ये बिल्कुल सत्य है कि यदि आप एक कोई भी काम करते हो, यदि पूरी डेडिकेशन से करते हो, तो निश्चित है कि आपको उसमें सफलता तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है? तो आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच अगेन हमारी तरफ से और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए आपको और थैंक्स सर। आपकी फैमिली को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स सर। थैंक्स सर। थैंक्स सर।